Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode Mental Hospital. गोवा सौरभ आगे चल रहा है तो वहीं आव्या उसके पीछे आसपास देखते हुए चल रही थी। सौरभ और आव्या इस वक्त एक मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आव्या इधर उधर देखते हुए बोलती है, चाचू आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? सौरभ अपनी कदम बढ़ाते ही जा रहा था और चलते हुए ही वह बोला, चलो सब पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हुए सौरभ एक दरवाज़ा खोलता है। अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अलग था। अंदर कमरे नहीं, जेल की सलाखें थी। लाइट भी येलो कलर की जल रही थी और उसके साथ ही मशाल थी भी जलकर दीवार पर रखा गया है। अंदर का नज़ारा बिल्कुल जेल की तरह था। सौरभ कदम बढ़ाकर जाने ही वाला होता है कि तभी एक वार्ड बॉय जाकर बोलता है, सर आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। सौरभ अपने कदम पीछे कर लेता है। यह देखकर वार्ड बॉय चला जाता है। सौरभ आव्या को देखकर कहता है, प्रिंसेस तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर मदन से बात करके आता हूँ। आव्या हाँ में सिर हिलाकर जवाब देती है, ठीक है चाचू। सौरभ आव्या को जवाब पाते ही वहाँ से चला जाता है। आव्या सौरभ को जाता हुआ देखती है और फिर उस कमरे में अपने कदम बढ़ लेती है। आव्या बहुत गौर से उन सलाखों को देखने लगती है। हर एक सलाखों में अजीब गरीब चीज़ें थीं। हर सलाखें उन मेंटल पेशेंट्स के लिए होती हैं जिसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। आव्या एकदम बढ़ते बढ़ते सभी सलाखों को देखने लगती है जो इस वक्त बिल्कुल खाली थे। आव्या के कदम एक सलाखों के पीछे आकर रुक जाते हैं। आव्या नजर घुमा के एक सलाखे से अंदर देखती है। उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी पीठ इस वक्त आव्या की ओर थी। वह आदमी जमीन पर बैठा हुआ था। उसके पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी। उसके लंबे लंबे बाल साफ साफ दिख रहे थे। आव्या के लिए उसे पहचानना मुश्किल था, पर जैसी आव्या की नज़र उसके अंदर बिखरे काव्य के तस्वीर पर पड़ती है उसे समझ आ जाता है कि वह और कोई नहीं, आदित्य है। वही आदित्य जो उसका डैड है। आव्या आदित्य को पहचानते ही बिना कुछ सोचे समझे उन सलाखों की ओर बढ़ जाती है। सलाखें का दरवाज़ा खुला हुआ था। आव्या अपनी खुशी को संभाले अंदर घुस जाती है। खुशी से उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह जहाँ घुस रही है वह क्या है और किन लोगों के लिए होता है। आदित्य इस वक्त घुटनों में अपना चेहरा छुपाए बैठा हुआ था। आव्या सीधे जाकर घुटनों के बल बैठ जाती है और बुलाने लगती है, डैडा। आव्या बुला तो लेती है लेकिन उसे आदित्य की ओर से ना कोई जवाब मिलता है और ना ही कोई रिएक्शन। कुछ पल तो आव्या यूं ही बुलाती रहती है। फिर जब उसे में बिल्कुल भी रहा नहीं जाता तो वह अपने हाथ आदित्य के कंधे पर रख देती है। आव्या कंधे पर हाथ रखे आदित्य को देखने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक ही आदित्य मुड़कर आव्या के हाथ को झटक सीधा उसकी गर्दन पकड़ लेता है। आव्या को तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला था। आदित्य काफ़ी जोर से आव्या की गर्दन पकड़कर जमीन पर गिराता है। आव्या का सर बहुत जोर से टकराता है जिस वजह से वे चिल्ला देती है। आदित्य का चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था, पर आव्या को आदित्य की आंखें दिख रही थी। आदित्य एकदम पागलों की तरह कहता है, वाइफी वाइफी मेरी वाइफी, वाइफी मेरी वाइफी। आदित्य फिर एक बार बोलता है, तुम 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 सब ने मेरी वाइफी को मारा है। मुझे वाइफी चाहिए। मुझे सिर्फ वाइफी छू सकती है और कोई नहीं। वाइफी मुझे वाइफी चाहिए। मैं सबको मार दूंगा, मैं खुद को मार दूंगा। जैसे से आदित्य बोलते जा रहा था वैसे वैसे उसकी आव्या के गर्दन पर पकड़ कसती जा रही थी। आव्या को सांसें लेने में बहुत सख्त तकलीफ होने लगती है। वह आदित्य को डैडा बुलाते हुए धक्का देने की कोशिश करती है, पर आदित्य के बड़े से शरीर के आगे आव्या एक छोटी सी चूहे की समान थी। आदित्य ने लगातार दबाते रहने के से अब आव्या की आंखें सांस न मिलने की वजह से लाल होने लगी थी। आदित्य के लंबे लंबे नाखून आव्या के गर्दन पर धंस रहे थे। आव्या बहुत उम्मीद के साथ आदित्य को देख रही थी, लेकिन उसी उम्मीद बेकार रह गई। आदित्य का पागलपन इतना ज़्यादा उस पर हावी हो रहा था जिससे वह किसी को पहचानने के लायक ही नहीं रहा। और वैसे भी 18 साल बाद आव्या छोटी बच्ची से एक नवजवान युवती बन चुकी थी जिसे पहचानना आदित्य के लिए बहुत मुश्किल था। आव्या की सांसें थम जाती है और पहले ही सौरभ और डॉक्टर
मदन वहाँ जाते हैं। आव्या और आदित्य को इस हालत में देखकर सौरभ जल्दी से आदित्य के पीछे से पकड़कर हटाने की कोशिश करता हुआ चिल्लाता है, आदि छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। सौरभ के ऐसे पीछे खींचने पर भी आदित्य थोड़ा सा भी नहीं हिलता, उस पर से और ज्यादा आव्या के गर्दन को दबाने लगता है और एक ही बात को दोहराता है, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा, खुद को मार दूंगा। काफी देर तक आदित्य जब बिल्कुल नहीं छोड़ता और आव्या की कंडीशन जब हद से ज्यादा खराब होने लगती है तो सौरभ जोर से चिल्लाता है, आदि वो तेरी और भाभी की प्यार की निशानी है, वो तेरी बेटी है, छोड़ उसे। जैसे ही आदित्य के कान में काव्य और खुद के प्यार की निशानी सुनाई देती है, उसके हाथों की पकड़ आव्या के गर्दन से छूट जाती है। पकड़ छूटते ही आव्या जोर जोर से सांस लेते हुए पीछे होने लगती है। सौरभ आदित्य को छोड़कर आव्या के पास जाकर बोलता है, तुम ठीक हो प्रिंसेस? आव्या अब तक सांस लेते हुए खांसने लग जाती है और यह देखकर डॉक्टर मदन जल्दी से बाहर जाकर पानी लेकर आते हैं और आव्या को पिलाते हैं। आव्या के गर्दन और सिर से खून बह रहा था। वहीं उधर आदित्य की आंखों में सामने इस वक्त पुरानी यादों का मंजर सामने चल रहा था। उसमें काव्य की हंसी, नाराजगी, गुस्सा, उदासी, रोना सब कुछ दिख रहा था। उसके साथ ही उसे काव्य और उसके बीच हुई बातें भी याद आ रही थी, जहाँ काव्य आदित्य के गर्दन पर अपनी बाहें लपेटकर कह रही थी, मिस्टर हस्बैंड, मैं जिंदगी भर आपके साथ ऐसे जीना चाहती हूँ। आप जिस वक्त ऐसा हुआ कि आपके साथ नहीं जी रही, मैं आपके करीब नहीं, इसका बस एक ही मतलब है कि मेरे सांस ही नहीं रही, क्योंकि मैं आपके बिना सांस तक नहीं लूँगी। काव्य के ऐसे बोलने से आदित्य काव्य के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो तुम्हें मुझसे जुदा कर सके। आदित्य को ऐसा ही याद कि उसकी आंखों के सामने एक जलता हुआ आग का सैलाब दिखता है, जिसमें उसके सामने यह दिखते ही आदित्य जोर से चिल्लाता है, वाइफी। आव्या की सांसें अब नॉर्मल हो चुकी थी। सौरभ, डॉक्टर मदन और आव्या एक साथ आदित्य को देखते हैं। आदित्य अब अजीब सी हरकतें करने लगा, जिसे देखकर डॉक्टर मदन नर्स को बुलाते हैं और कुछ वार्ड बॉय और नर्स आती हैं और वार्ड बॉयज आदित्य को पकड़ लेते हैं और नर्स डॉक्टर मदन आदित्य को इंजेक्शन लगाते हैं और लगाते वक्त काफ़ी ज़्यादा छटपटा रहा था। आव्या का अपने डैड को ऐसे देखकर अपनी आंखों में आंसू भरने लगती है। आदित्य अब बेहोशी की हालत में आ जाता है। वार्ड बॉय वहीं जमीन पर आदित्य को लेटा देते हैं। सौरभ आव्या को वहां से लेकर जाने लगता है। इस दौरान आव्या मुड़कर आदित्य को देखने रहती है। उसे अपनी चोटें तो याद ही नहीं रही। उसे तो बस यह आदित्य सिंघानिया, उसका डैड, याद रहा था, जो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता था, जो उसके एक चोट पर परेशान होता था, लेकिन आज उसका डैड उसे ना ही पहचान सका और उसके बाद उसने ही वो चोट पहुंचाई। सौरभ आव्या के डॉक्टर के केबिन में ले जाकर बेड पर बैठाता और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आव्या के गर्दन पर निकल रहे खून को साफ करता है। आव्या इस पर अपने ही दुनिया में गुम हो चुकी थी। सौरभ आव्या के चोट पर दवाई लगाते हुए कहता है, तुम अंदर क्यों गई? मैंने कहा था ना रुकने के लिए। आव्या बिल्कुल चुप रही। सौरभ एक नज़र आव्या के चेहरे को देखकर उसके सिर पर पट्टी करने लगता है। इधर दूसरी तरफ पटना में श्रेष्ठा के हाथ पर इस वक्त ध्रुव की फोटो में श्रेष्ठा बड़े ही प्यार से ध्रुव को फोटो को छू रही है। श्रेष्ठा ध्रुव की तस्वीर को बहुत गौर से देखते हुए कहती है, घुट घुट कर जीना किसे कहा जाता है? अब मुझे एहसास हो रहा है, तुम्हारे बेबी घुट घुट कर जी रही है ध्रुव। मुझसे नहीं जिया जा रहा है। अब भी मेरी उम्मीद है कि तुम लौट के आओगे, लेकिन कब? तुम कब लौटोगे? 18 साल से मैं तुम्हारे लौटने का ही इंतज़ार कर रही हूँ। बोलते ही श्रेष्ठा के आंसू से एक कतरा बहकर फोटो पर गिर जाता है। मॉम! पीछे से जैसे ही आवाज़ आती है तो श्रेष्ठा जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ फोटो को साइड में रख देती है। ध्रुवांश अपने गर्दन पर उलझाए हुए टाई को खोलने की कोशिश करते हुए आ रहा था। ध्रुवांश श्रेष्ठा के पास खड़े होकर बोलता है, मॉम ये देखिए, मुझसे ये नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ घुसा दिया मैंने।
ध्रुवांश की हरकत पर श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए उसकी टाई पकड़ने लगती है और ध्रुवांश की हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से श्रेष्ठा के हाथ उस तक पहुंच नहीं पाते। यह देखकर ध्रुवांश अपने दोनों घुटनों के बल खड़ा हो जाता है और श्रेष्ठा ध्रुवांश को देखकर गहरी मुस्कान के साथ ध्रुवांश की टाई बनाने लगती है। ध्रुवांश बहुत ध्यान से श्रेष्ठा को टाई बनाते हुए देख रहा था। श्रेष्ठा ध्रुवांश को इतने गौर से देखने से कहती है, अंश, तुम ना बिल्कुल अपने डैड पर गए हो। तुम्हें जितना भी टाई बांधूं पर तुम नहीं सीखने वाले। बाय द वे, तुम इतने फॉर्मल ड्रेसअप पहन के कहाँ जा रहे हो? ध्रुवांश जब भी श्रेष्ठा के हाथों को देखकर बोला, ब्रो की मीटिंग है तो उसकी जगह मैं अटेंड करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता है ब्रो बात नहीं करते और उस मीटिंग में बात करने वाले चाहिए। श्रेष्ठा ध्रुवांश की टाई अच्छे से बांधकर उसके माथे पर किस करके कहती है, ऑल द बेस्ट। ध्रुवांश अब उठकर खड़ा होता है और श्रेष्ठा के माथे पर चूम कर कहता है, थैंक यू मॉम। ध्रुवांश की हरकत पर श्रेष्ठा मुस्कुरा देती है। तभी उसे कुछ याद आता वह ध्रुवांश को देखकर कहती है, लेकिन आज तो सब कोई विनी के साथ टाइम स्पेंड करने वाले थे। तो उसमें वह बोलते ही बाहर से नाराज़गी भरी आवाज़ आती है, छोड़िए मॉम, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, इसलिए तो सबके सब अपने बातों से मुकर रहे हैं। बोलते हुए विनी दोनों के सामने खड़ी हो जाती है। ध्रुवांश विनी को साइड से हक करते हुए कहता है, ओह बिग सिस्टर, तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गई हो। विनी घूरकर ध्रुवांश को देखती है, फिर दूर होकर कहती है, दूर रहो मुझसे। फिर श्रेष्ठा की ओर देखकर कहती है, देखो मॉम, आपने कैसे बोल रहा है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। ध्रुवांश टाइम देखकर एकदम से बोलता है, ओके मॉम, अब मैं चलता हूँ, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। बोलकर ध्रुवांश विनी को बिना देखे चला जाता है। विनी का चेहरा एकदम से उदास हो जाता है। श्रेष्ठा विनी के उदास चेहरे को देखती है और फिर दरवाजे की ओर देखती है। ध्रुवांश अब जा चुका था। विनी की आंखें हल्की नम हो जाती है और आंखों में नमी लिए कहती है, बचपन में डैडा ने यह बोलकर मम्मा से दूर रखा कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और हमें उनसे दूर रहना है, और अब मम्मा आई तो उसके बाद में अपनी आंखें ऐसी बंद कर ली कि आज तक नहीं खोली। भाई तो मुझसे बिल्कुल अजनबी जैसा बिहेव करते हैं और डैडा के अलावा मुझे किसी का प्यार नसीब नहीं। बोलते ही विनी की आंखों में आंसू बह जाते हैं। श्रेष्ठा उसकी आंखों को देख जल्दी से कहती है, ये तुम कैसी बात कर रही हो? देखो विनी, ऐसा कुछ नहीं है। श्रेष्ठा आगे इतना बोलते विनी उसके आगे बोलते हुए उसके आगे बोलने का वेट ना करते हुए सीधा भागते हुए कमरे में से निकल जाती है। श्रेष्ठा लाचारी से दरवाजे की ओर देखती है और फिर वह भी विन्नी के पीछे चली जाती है। वहीं विन्नी सीधा उस कमरे में जाती है जहाँ काव्या बेसुध लेटी थी। विन्नी काव्या के गले लगकर कहती है, मम्मा प्लीज़ उठ जाइए ना, कल मेरी शादी है, कम से कम एक बार मेरे सर पर हाथ रख दीजिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, उठ जाइए ना मम्मा। बोलते हुए विनी रोने लगती है। इसमें मैम ने एक नोट दिया है, जानवी, मैंने इस बार सोचा था तो बहुत लंबी स्टोरी है और फैमिली मेम्बर्स को बात करें तो जो ज़िंदा हैं वे एक एक करके दिखते जाएंगे, और एक बात, अगर किसी को यह डाउट है कि ध्रुवांश और आव्या पार्टनर है तो यह गलत है। ध्रुवांश और आव्या के बीच बस भाई बहन का प्यार है, इसके लिए और अलावा कुछ नहीं। विनी उदासी के कारण किए हुए अपने कमरे में सोफे पर बैठी हुई है। दर्श और विक्रम विनी को बुलाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन विनी अपनी मनमानी करते हुए कमरे को बंद करके बैठी रही। विक्रम और दर्श हार मानकर विनी के कमरे के दरवाजे से चले जाते हैं। अब दोनों विक्रम के कमरे में बैठे हुए हैं। विक्रम नित्या के तस्वीर पर हाथ फेरते बोला, चाहे मैं कितना भी विनी के लिए कुछ भी कर लूँ, लेकिन एक माँ की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता। दर्श विक्रम के चेहरे पर उभरते दर्द को देखता है और फिर कुछ सोचते हुए बोला, कभी सोचा है अगर विनी को पता चलेगा कि वह जिसे माँ समझ रही है वह उसकी माँ नहीं है, और उसकी माँ के मरने की सच्चाई पता चलेगी तो वह क्या करेगी? कहीं वो काव्या से नफरत ना करने लग जाए। दर्श की बात सुनकर विक्रम उसे देखने लगता है।
दर्श अपने जज्बातों के हिसाब से यह सवाल कर रहा था, क्योंकि जब उसे यह पता चली कि ध्रुव ने उसकी बहन को मारा तो उसका तो खून खौल उठा था। ध्रुव ने उसकी बहन को मारा था तो उसका तो खून खौल उठा था, और यहाँ नित्या के मरने की वजह से काव्य ही थी। विक्रम ने तो कभी काव्य और आदित्य को गलत नहीं समझा, लेकिन क्या विनी सच्चाई जानने के बाद काव्या को माफ करेगी या फिर उससे नफरत करेगी? विक्रम कुछ पल तो शांत सा रहा और शांति को तोड़ते बोला, मेरी प्रिंसेस है वो, उसे अच्छाई और बुराई के बारे में अच्छी तरह से पता है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, और जहाँ तक सच्चाई की बात है तो मैंने उसे आज तक सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मैं उसे माँ का प्यार देना चाहता था। लेकिन काव्य की हालत ही ऐसी ना रही कि वह किसी को प्यार दे सके। दर्श शांत सा विक्रम की बातें सुन रहा था। दोनों देर तक दोनों एक दूसरे से बात करने में बिजी हो जाते हैं। अब तक दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती बन चुकी थी, जिसमें दोनों बहुत सुकून के साथ रह रही थी। दोनों के बीच बातें तब रुकती हैं जब दर्श का फ़ोन रिंग हुआ। दर्श फ़ोन को फ्लैश हो रहे नाम को देखकर कॉल रिसीव करके बोला, हाँ बोलो चैम्प। उधर से ध्रुवांश कुछ बोलता है, जिसे सुनकर दर्श विक्रम को देखता है और फिर हाँ बोलकर कॉल कट कर देता है। शाम के करीब 5 बज रहे थे। विनी कॉल पर बात करते हुए हॉल से बाहर निकलते हुए कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ, निकल ही रही हूँ। विनी को बाहर जाता देखकर सीढ़ी के पास खड़े विक्रम, दर्श और श्रेष्ठा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। विनी के निकलते ही वे तीनों भी साथ में निकल जाते हैं। कुछ देर बाद विनी पटना के रिवर एरिया में पहुंच जाती है। वैसे तो हमेशा यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज पूरा एरिया खाली था। विनी चारों ओर देखकर खुद को बोलती है, धीरज ने तो यहीं आने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। एक काम करती हूँ, कॉल करके पूछ ही लेती हूँ कि वह कहाँ है। बोलते ही विनी कॉल करने के लिए अपने फ़ोन को ऑन करती है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, बिग सिस्टर, कल से तो तुम उसी के पास जाने वाली हो, कम से कम आज तो हमारे साथ वक्त बिता लो। आवाज़ सुनकर विनी सामने देखती है, जहाँ ध्रुवांश खड़ा होकर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके साथ अव्यान भी मौजूद था, लेकिन वह पीठ करके खड़ा था। विनी कुछ समझ नहीं पाती। उससे पहले पीछे से श्रेष्ठा की आवाज़ आती है, हम तो कब से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी बात कहाँ मानती है। लेकिन धीरज के कहाँ तो तुरंत चली आई। बोलते ही श्रेष्ठा विनी के सामने खड़ी हो जाती है, और उसके साथ ही विक्रम और दर्श भी खड़े हो जाते हैं। ध्रुवांश सामने से हटता है तो विनी की आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सामने पानी का एक बोट खड़ी थी। उसे वाइट कलर के कपड़ों और फूलों से सजाया गया था। विनी भी हमेशा से चाहती थी वे बोट में बैठे, लेकिन उसे पानी की गहराई से बहुत डर लगता था, इसलिए कभी वह बैठी नहीं। ध्रुवांश विनी को देखते हुए बोला, शिकायत थी ना तुम्हारी कि हम सब तुम्हें से प्यार नहीं करते। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस घर से जाने ही ना दूँ। धीरज ही को ही यहाँ ठहरने के लिए बोल दूँ, लेकिन उसका भी तो एक परिवार है, एक घर है जिसे मैं उजाड़ नहीं सकता। कोई तुम्हें याद करे या ना करे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा बिग सिस्टर। विनी यह सुनकर इमोशन से हो जाती है और जल्दी से दौड़कर ध्रुवांश को पास जाकर झटके से उसे गले लगा लेती है। दर्श विक्रम को श्रेष्ठा भी जाकर गले लग जाते हैं। विनी अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाती और रोने लगती है, जिसे देखकर उसे सब चुप कराते हैं। कुछ देर बाद विनी बिल्कुल शांत हो जाती है। ध्रुवांश अपना हाथ बढ़ा देता है और विनी मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है। ध्रुवांश विनी का हाथ पकड़ आगे बढ़ जाता है। ध्रुवांश बोट पर चढ़कर विनी को चढ़ाने लगता है। पानी की लहर झलझल करती थोड़ी तेजी से चल रही थी, जिस वजह से बोट हिल रही थी। विनी अपने डर को संभाले चढ़ रही थी, तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ सा जाता है। उसे कुछ होता उससे पहले उसका कोई हाथ थाम लेता है। विनी सिर उठाकर देखती है तो अव्यान बिना भाव के उसके हाथ को पकड़ रखा था। अव्यान विनी को चढ़ाने में सहारा देता है। विनी के चढ़ते ही सभी बोट पर चढ़ जाते हैं। एक इसी के साथ शुरू होती है विनी की खुशियों का सफ़र। गोवा। आदित्य की हालत देखने के बाद आव्या तो जैसे कहीं गुम सी हो गई थी।
वह इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठी है और उसके जहन में बार बार बस आदिति की बातें और हरकतें याद आ रही थी। सौरभ डिनर टेबल पर रखकर बैठा था और बोलता है, प्रिंसेस चलो डिनर कर लो, बोलकर सौरभ अपनी प्लेट सीधी करता है। तभी उसे आव्या का एक सवाल भरी आवाज़ सुनाई देती है, चाचू अगर डैडी की जगह मम्मा होती, अगर डैडी को मरते हुए मम्मा देखती तो क्या उनकी भी डैडा जैसी हालत होती? आव्या के ऐसे सवाल सुनकर सौरभ आव्या की तरफ देखता है। आव्या जब भी कहीं गुम थी तब वह यह सवाल सामने देखते हुए ही कर रही थी। सौरभ शांत सा आव्या को देखता है। आव्या का सौरभ का कोई जवाब न मिलने से वह सामने से नजरें हटाए सौरभ को देखती हुए बोलती है, अगर मम्मा की जगह डैडी मरते तो क्या? सौरभ पर प्लेट पर डिनर सर्व करते हुए बीच में बोलता है, भाभी आदि के होने से ही सांस ले रही थी। अगर आदि को कुछ भी होता तो भाभी की सांसें तो ऐसे ही थम जाती। आदि भले पागल हो गया है पर वह जी रहा है, लेकिन भाभी कभी नहीं जी पाती। आदि की पूरी दूरी से भाभी जिंदा लाश बन जाती है। अगर मान लें कि भाभी अभी जिंदा हैं पर आदि से दूर हैं तो उनकी सांसें नहीं चल रही होंगी, बस उनकी धड़कनें सांसों को हिम्मत दे रही होगी। मतलब उनसे एक लाश ही बोल सकते हैं। बोलकर सौरभ खाने की प्लेट आव्या के सामने रखता है। आव्या एक नज़र प्लेट को देखती है, फिर सौरभ को देखते हुए कहती है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मम्मा जिंदा हैं? आव्या के यह बोलते ही सौरभ को अपनी प्लेट पर डिनर सर्व कर रहा था उसके हाथ एकदम रुक जाते हैं। वे आव्या को एक नज़र देखता है जिसकी आंखों में एक उम्मीद थी। सौरभ आव्या की नज़रें हटाकर प्लेट पर डिनर निकालते हुए कहता है, जो कभी हो नहीं सकता उस पर उम्मीद लगाकर बेकार है। तुम्हें याद होगा कि हमारे आंखों के सामने पूरा सिंघानिया विला चल रहा था और उस आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। मिला तो सिर्फ सबके जले हुए बॉडी और कुछ नहीं। सौरभ अब सर झुकाए एक बाइट लेता है। आव्या उसे गौर से देखने लगती है। सौरभ दूसरा बाइट लेने को होता है कि उसके हाथ अचानक रुक जाते हैं और वह खाने की प्लेट पर गिराए गिराए उठने लगता है कि आव्या जल्दी से कहती है, अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सौरभ कुछ पल खड़ा रहा और आव्या उसे देखती रही। सौरभ चेयर पर बैठ जाता है और अपना सर झुका लेता है। उसके रोकने की कोशिश ही हुई आंसू पानी में गिर जाते हैं और छलक उठते हैं। आव्या अपने चेयर से सौरभ की ओर करती है और खाने की प्लेट को पकड़कर अपने हाथों से खाने का निवाला बढ़ा देती है। सौरभ आव्या का हाथ एहसास होते ही सर उठाता है और आव्या के हाथों से खाना खा लेता है। आव्या के बहते हुए आंसू को देखकर प्लेट साइड में रखती है और अपने बाएं हाथ से सौरभ के आंसू को पोंछती है। इतना करती आव्या फिर एक बार प्लेट उठाकर सौरभ की ओर एक निवाला बढ़ा देती है, पर इस बार सौरभ वह निवाला आव्या की ओर ही बढ़ा देता है। आव्या चुपचाप सा खा लेती है। ऐसे ही दोनों डिनर करते हैं। सौरभ दोनों प्लेट को किचन में ले जाकर धोता है। वैसे तो उसने एक औरत को इन सब कामों के लिए रखा था, लेकिन रात के बर्तन वह खुद धोता था, क्योंकि रुखसार हमेशा उससे कहा करती थी कि झूठी प्लेट को ऐसे ही रात को नहीं रखा करते। रुखसार की आदतों से सौरभ को भी ये आदत लग चुकी थी। सौरभ किचन से बाहर निकलकर देखता है तो आव्या टेबल को साफ कर रही थी। सौरभ आव्या के पास आकर उसे रोक कर कहता है, ये सब तुम्हारा काम नहीं है प्रिंसेस। मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है, तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। हॉस्पिटल का ओनर मेरा दोस्त है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। बोलते हुए सौरभ पूरा टेबल साफ करके साइड में कपड़ा रखता है और आव्या को देखता है। सौरभ आव्या को देखते हुए कहता है, और एक बात याद रखना, तुम्हारी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं होनी चाहिए। तुम अपना पूरा नाम यूज़ नहीं करोगी। अगर किसी को पता चला तुम आदित्य सिंघानिया की बेटी हो तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। बोलते हुए सौरभ के चेहरे पे एक डर था। वैसे तो आव्या को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वह आदित्य सिंघानिया की बेटी होने की पहचान न दिखाए, पर सौरभ के डरे हुए भाव को देखकर वहाँ से सिर हिलाकर हाँ में चली जाती है और सौरभ के गले लगाए गुड नाइट चाचू बोलकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। सौरभ खड़ा हुआ आव्या को अपने कमरे तक जाता हुआ देखता रहता है
और जब आव्या दरवाज़ा बंद करती है तब जाकर सौरभ अपने कमरे में जाता है। सुबह आव्या जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए चिल्लाकर कहती है, चाचू चाचू कहाँ रह गए आप? पहले दिन ही तो लेट हो गई। काव्या डाइनिंग टेबल पर पास जाकर बैग रखती है और इधर उधर देखने लगती है। किचन से एक औरत नाश्ता लेकर टेबल पर रख देती है और कहती है, ये रहा आपका नाश्ता बिटिया। आव्या प्लेट से सैंडविच लेकर खाते हुए कहती है, सविता आंटी कम से कम आप तो मुझे उठा देती, पता नहीं ये चाचू कहाँ रह गए। सविता कुछ कहती कि तभी सौरभ कुछ डॉक्यूमेंट्स आव्या के बैग में रखते हुए कहता है, ये तुम बहुत ज़्यादा सुक्कड़ हो प्रिंसेस। मैंने पता नहीं कितनी कोशिश की उठाने की, पर मजाल है तुम्हारी आंखें खुले। आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ तो पानी डाल देते ना चाचू, तब तो मैं उठ जाती। आव्या की बात सुनकर सौरभ उसे देखते हुए कहता है, कोशिश की थी प्रिंसेस, भीगा हुआ बेड सूख गया लेकिन तुम्हारी नींद नहीं खुली। आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसी हैरानी के साथ वे खुद से सवाल करती है, क्या मैं सच में इतनी ज़्यादा सोती हूँ? सौरभ उसे अपने ख्यालों में बाहर निकाले कहता है, टाइम हो गया प्रिंसेस। आव्या सौरभ को देखती है और फिर अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखते ही आव्या जल्दी से बैग उठाती है और फिर झट से सौरभ को हक करके भागते हुए बाहर निकल जाती है। उसके हाथ में अब तक सैंडविच था जिसे वह खाते हुए चली गई। सौरभ आव्या को ऐसा देखकर सर हिलाकर कहता है, बचपन गुजर गया लेकिन ये हमेशा बच्ची रहेगी। उसकी बात सुनकर सविता मुस्कुरा देती है और सविता घर के सर्वेंट थी जिसकी उम्र सौरभ से भी ज़्यादा थी। हॉस्पिटल हेड डॉक्टर से इंस्ट्रक्शन लेकर आव्या जल्दी से अपने डॉक्टर कोट पहनकर अपने कैबिन की ओर जाने लगती है। उसे एक नर्स कैबिन की ओर ले जा रही थी। आव्या के कदम बहुत तेज थे, तभी वह किसी से टकरा जाती है। आव्या के कदम तेज होने की वजह से वह संभल नहीं पाती और वह एक वार्ड बॉय से टकरा जाती है। टकराते ही वार्ड बॉय के पकड़े हुए फाइल्स के सारे पेपर्स निकलकर पंखे की हवा से उड़ने लगते हैं। आव्या उड़ते हुए कागज़ों को देखते हुए उस इंसान को देखने की कोशिश करती है जिससे वह टकराई थी, पर उसे उस इंसान की पीठ के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। वह इंसान आव्या से टकराने पर भी नहीं रुका, जिस वजह से वह काफ़ी दूर पहुंच चुका था। उसे तो आव्या के टकराने से जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। 6 फुट से लंबा हाइट, ब्लैक कलर का कोट और जीन्स पहना हुआ वह पीछे ही बहुत डैशिंग दिख रहा था। आव्या उसे देखकर धीरे से कहती है, अजीब इंसान है। आव्या की नज़रें अब तक सामने ही थी, तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ आती है, आव्या तुम यहाँ। आवाज़ जैसी आव्या के कानों में पड़ती है वह सर घुमाकर देखती है। उसके सामने एक लड़का खड़ा था जिसने इस वक्त डॉक्टर कोट पहनी थी। आव्या उस चेहरे को अच्छे से पहचानती थी। आव्या उसे देखकर बोली, हाँ मैंने आज ही ज्वाइन की है। बोलते हुए अपने डॉक्टर कोट के बैच को दिखाती है जिस पर डॉक्टर आव्या लिखा था। आव्या की नज़र भी उस लड़के पर टिक जाती है जहाँ बैच पर डॉक्टर अव्यन राय लिखा था। विवान आव्या को अपना बैच को देखता पाकर हंसते हुए कहता है, ओह मैंने भी कल ही ज्वाइन की है एंड मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी क्रश मेरे करीब काम करने वाली है। थैंक यू सो मच गॉड। बोलते हुए वह हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखता है। आव्या विमान को घूरकर देखने लगती है। विमान सामने देखकर कुछ बोलने को होता है पर सामने इस वक्त कोई नहीं था। विमान पीछे मुड़कर देखता है। आव्या जहाँ जा रही थी विमान उसके पीछे भाग कर जाता है और आव्या के साथ चलते हुए कहता है, आव्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर करके जा रही हो। आव्या चलते हुए बिना भाव के कहती है, मैं यहाँ बात करने नहीं आई हूँ बल्कि अपना काम करने आई हूँ और तुम भी अपने काम पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। आव्या यह बोलकर बहुत तेज़ी से चलकर अपने कैबिन में घुस जाती है। वहीं विमान अपने कदम रोककर कैबिन को देखता है, फिर धीरे से कहता है, खुलेआम मुझे धमकी देकर चली गई। चल यार विमान, बाबू यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली, किसी नर्स को ट्राई करना पड़ेगा। बोलते हुए वह अपने कैबिन की ओर बढ़ जाता है। आव्या अपने कैबिन में चारों ओर देखती है
स्टेथोस्कोप को टेबल पर रखकर वह चेयर को छूने लगती है। चेयर को छूते हुए आव्या के चेहरे पर अपने सपने को पूरा करने का एक सुकून दिख रहा था। आव्या हमेशा से चाहती थी कि वे एक डॉक्टर बने और अपने पूरे परिवार का खुद इलाज करे, क्योंकि एक बार गलती से डॉक्टर ने अप्रिता यानी अर्जुन और प्रीत की बेटी को गलत दवाई दे दी थी, जिस कारण से वह एक हफ्ते तक बेड पर लेटी रही। उस डॉक्टर को उसकी सज़ा तो उसकी नौकरी गंवाकर चुकानी पड़ी। उसके साथ ही आव्या के दिमाग में बस डॉक्टर बनने का जुनून सवार हो गया। आव्या का आज पहला दिन था, जिस वजह से उसे बहुत सारे पेशेंट्स न दिए गए। वह 4-5 पेशेंट्स को देखने के बाद आव्या शांति से आंखें बंद कर चेयर पर टिककर बैठ जाती है। कुछ पल यूं ही शांति से आंखें बंद की ही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। आव्या धीरे से आंखें खोलकर टेबल पर रखे फ़ोन को देखती है। फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर आव्या जल्दी से कॉल पिक करती है। उसके कॉल पिक करते उधर से एक प्यारी सी आवाज़ आती है, आई मिस आई मिस आई मिस आई मिस सो मच दी। आवाज़ सुनकर आव्या के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, आई ऑल्सो मिस यू सो मच आरना। स्वर्णा। पहले तो स्वर्णा की खुशी भरी आवाज़ें आईं, फिर वह एकदम से मुंह बनाते हुए कहती है, दी मुझे कब तक इस बेकार से हॉस्टल में रहना पड़ेगा? अब मुझे यहाँ नहीं रहा जाएगा, मैं आपके पास आ रही हूँ। आव्या उसकी बात सुनकर एकदम से सीरियस हो जाती है। थोड़ा सख्ती से कहती है, नो आना। कहीं पे आना है, कहीं पे स्वाना है, लेकिन है एक ही, नो आना। और वैसे भी तुम्हारे ग्रेजुएशन 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें खुद आने के लिए कहूँगी। आव्या की सीरियस भरी आवाज़ सुनकर स्वर्णा उदासी से कहती है, ओके। ऐसे ही कुछ देर वह आव्या और स्वर्णा आपस में बातें करने में मग्न हो जाती हैं। दूसरी तरफ पटना। रात हो चुकी थी। मेन्यू में मेहमानों का स्वागत विक्रम बहुत अच्छे से कर रहा था। उधर विनी की ब्यूटिशियन के साथ उसकी फ्रेंड्स भी दुल्हन बनाने में मदद कर रही थी। विनी कान में ईयरपोर्ट लगाए धीरज से बात कर रही थी। धीरज भी इस वक्त शेरवानी पहनना है, उसके बटन और उसका दोस्त लगा रहे हैं। धीरज खुद को आईने में देखते हुए विनी से कहता है, कब ये वक्त निकल जाए और मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर देख सकूं, अपनी दुल्हन बनकर देख सकूं। आंखें बंद करता है तो तुम्हारा चेहरा, आंखें खोलता हूं तो तुम्हारा चेहरा। अब बस तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं चाहिए। इधर धीरज की बात सुनकर विनी शर्माते हुए खुद के आईने में देखती है। विनी धीरे से कहती है, आज कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं। धीरज अपने सर को पर लगाए पगड़ी को देखते हुए बोलता है, जब दुल्हन खूबसूरती की नूर हो और भाई मेरा प्यार हो तो रोमांटिक तो बनना पड़ेगा ना। बोलते ही धीरज हल्का मुस्कुरा देता है। वहीं विनी के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। विनी को अब पूरी तरह से सजा दिया गया है। धीरज भी अब विनी को कुछ वक्त बात करके कॉल कट कर देता है। विक्रम कमरे में आता है और विनी के पीछे खड़ा हो जाता है। विनी चेयर से उठकर तुरंत विक्रम के गले लग जाती है। विक्रम विनी के सर को सहलाते हुए कहता है, वक्त का पता ही नहीं चला कब मेरी प्रिंसेस इतनी बड़ी हो गई और आज अपना खुद का घर बसाने वाली है। दोनों अलग होते हैं। विक्रम विनी के माथे को चूम लेता है। विनी फिर एक बार विक्रम के गले लगकर कहती है, आई लव यू डैड। एक लड़की पिलर में चिपकर सामने खड़े आव्यान को बहुत ही प्यार से देख रही थी। दूसरी तरफ एक लड़की पिलर में चिपकर सामने खड़े आव्यान को बड़ी प्यार से देख रही थी। आव्यान इस वक्त बालकनी में जैसे बना हुआ जगह पर खड़ा था और रात की खूबसूरती को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसका साइड फेस उस लड़की को दिख रहा था। आव्यान को देखकर वह लड़की अपने आप में ही मुस्कुराने लगी। तभी उसके थोड़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, तभी उसके को कोई थपथपाते हुए बुलाता है, सितारा। सितारा आवाज़ सुनकर तुरंत आव्यान से नज़र हटाए पलट जाती है। सितारा सामने देखते हुए कहती है, क्या दी, आपने मुझे डरा ही दिया। उसने सामने खड़ी लड़की उसकी दीदी नितारा थी। नितारा, तुम कहाँ
क्यों खड़ी हो और ऐसे चुप चुप कर किसे देख रही हो? बोलते हुए नितारा सामने की ओर देखती है। अव्यान को सामने देखकर नितारा फिर एक बार सितारा को देखती है, जो अब शर्मा रही थी। नितारा सितारा को शर्माता देखकर उसे गाल पर पिंच करते हुए कहती है, ओह, तो ये मज़ा आ रहा है। तुम कहो तो विनी के साथ तेरी भी शादी करवा दूं? बोलकर वह शरारत से मुस्कुरा देती है। सितारा अपने गले में सहलाते हुए कहती है, आपके बोलने से क्या होता है? माँ पापा भी मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी करवाएंगे, वरना मैं तो कब से अव्यान के बनने के लिए तैयार हूँ। बोलते ही वह फिर से अव्यान को देखने लगती है। फिर कुछ सोचते हुए वह नितारा को देखकर कहती है, लेकिन दी, क्या अव्यान मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहेगा? वो तो मुझे एक नज़र तक नहीं दिखता। सितारा का सवाल सुनकर नितारा की मुस्कान फीकी सी पड़ जाती है। नितारा ने एक बार विनी से यह सवाल तो किया था कि अव्यान किसी लड़की से तो प्यार नहीं करता। इस पर विनी ने साफ इनकार करते हुए कहा था कि वो किसी लड़की को नज़र उठाकर भी नहीं देखता। प्यार तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी में किसी लड़की को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल था। फिर भी नितारा अपनी बहन की तसल्ली देते हुए मुस्कुरा कर कहती है, ऐसे कैसे हाँ नहीं कहेगा? मेरी बहन इतनी प्यारी है कि कोई भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, और जब कोई किसी को बहुत शिद्दत से चाहता है तो भगवान उसे अपने आप उसकी झोली में डाल देता है। यह सुनकर सितारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और नितारा को तुरंत गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर करने लगती है। कुछ पल में दोनों अलग होते हैं। नितारा सितारा को लेकर चली जाती है, वहीं ध्रुवांश आकर अव्यान को लेकर चला जाता है। श्रेष्ठा फूलों का हार एक बड़े से थाल में लेकर बढ़ ही रही थी कि तभी उसके सामने से आता हुआ दर्श उसके पास रुक जाता है। श्रेष्ठा दर्श को एक नज़र देखकर कहती है, रास्ते से हटो दर्श, मुहूर्त का वक्त रास्ते से हटो दर्श, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। दर्श श्रेष्ठा के खूबसूरत चेहरे को देखकर तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, तुम कहो तो इसी मुहूर्त में हम दोनों शादी कर लें। श्रेष्ठा खुलकर दर्श को देखती है, तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, आइडिया अच्छा है अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको डैड बुलाने में। श्रेष्ठा और दर्श एक साथ श्रेष्ठा के पीछे देखते हैं, जहाँ से ध्रुवांश और अव्यान आ रहे थे। ध्रुवांश आगे बढ़कर दर्श के साथ खड़ा होकर बोलता है, मॉम, मुझे लगता है अब आपको सिंगल से डबल हो जाना चाहिए। यह सुनकर श्रेष्ठा ध्रुवांश को बुरी तरह से कूटने लगती है और गुस्से से कहती है, अपनी बकवास बंद करो अंश। बोलते हुए श्रेष्ठा एक साथ दोनों को घूरती है और वहाँ से चली जाती है। श्रेष्ठा के जाते ही दर्श को अपने हाथ में बहुत तेज दर्द होता है। दर्श अपने हाथ को देखता है, जहाँ ध्रुवांश लाइटर से दर्श का हाथ सेक रहा था। दर्श तुरंत अपना हाथ हटाकर ध्रुवांश को देखता है। ध्रुवांश का फेस इस वक्त बहुत ज़्यादा डार्क था। ध्रुवांश दर्श के आंखों में देखते हुए सर्द भरी आवाज़ में बोलता है, आज सुन लिया, अगर आइंदा से ऐसी बात मेरे कान में पड़ी ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आपने हमारी जान बचाई है। मेरे डैड को मारने वाले आपके डैड हैं, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना एक मिनट नहीं बचाई है। मेरे डैड को मारने वाले आपके डैड हैं, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना एक मिनट नहीं लगेगा आपके डैड उफ किंग को मारने में। दर्श एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, पोजीशन एंड एटीट्यूड इम्प्रेसिव, बिल्कुल ध्रुव पर गए हैं। बाय द वे, अगर मुझे महबूबा को अपना बनाना होता ना, मैं तुम्हें तो कभी नहीं बचाता। इसलिए अपने दिमाग से थोड़ा शांत रखो, मुझे चोट पहुंचाओगे तो तुम भी बच नहीं पाओगे। बोलते ही दर्श ध्रुवांश की उंगली पकड़कर मोड़ देता है। आहा की आवाज़ के साथ ध्रुवांश अपने हाथ को देखता है। दर्श सीटी बजाते हुए जाने लगता है। इसकी तो मैं, बोलते ही जैसे ही ध्रुवांश दर्श के पीछे जाने को होता है, अव्यान उसके बाजू को पकड़कर रोकते हुए बिना भाव के कहता है, शुरुआत तुमने की थी अंश, अपने दिमाग को शांत रखा करो। वो बस मॉम को ध्यान डाइवर्ट कर रहे थे। ध्रुवांश चिढ़ते हुए अव्यान को देखता है और फिर अपनी उंगली को देखकर बोलता है, अब मैं इसका क्या करूं? मॉम ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्रुवांश की उंगली थोड़ी मुड़ गई थी।
अव्यान उंगली को एक नज़र देखकर आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी गलती की सजा तुम जानो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अव्यान को जाता देख ध्रुवांश मुंह बनाकर कहता है, रूडनेस पर्सन, इससे अच्छी तो मेरी ट्यूलिप थी, कम से कम मेरा साथ तो देती थी। ध्रुवांश अब अपनी उंगली को देखता है और उसे सीधा करने लगता है। ऐसे करने से उसे बहुत तेज दर्द होता है। हार मानकर ध्रुवांश एक रुमाल निकालकर अपने हाथ पर बांध देता है और आगे बढ़ जाता है। मंडप पर धीरज और विनी बैठ चुके थे। पंडित जी शादी के बंधन में बंधने के लिए मंत्र पढ़ रहे थे। धीरज और विनी इस वक्त एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंधने के लिए एकदम तैयार थे। उनके चेहरे की खुशी ये साफ दिख रही थी। देखते ही देखते कन्यादान फेरों से होकर शादी आकर चरम तक पहुंच जाती है। धीरज विनी के मांग में सिंदूर भरकर उसे पूरी तरह से अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता है। विक्रम के आंखों में अपनी बेटी को सही हमसफर देने की खुशी की आंसू झलक उठते हैं। धीरज और विनी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशी भरे पल जीने के मकसद बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। विनी विदाई के गम में विक्रम से गले लगाकर रोने लगती है। विनी को रोता देख ना चाहते हुए भी विक्रम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यह बहुत ही प्यार से विनी के सर पर सहला रहा था। विनी अब श्रेष्ठा के गले लगकर रोने लगती है। इन सालों में विनी ने श्रेष्ठा को अपनी माँ से बढ़कर माना था, जिसे वह से बिछड़ने के गम को रोककर जाहिर कर रही थी। ध्रुव भी श्रेष्ठा और विनी दोनों के गले लग जाता है। ध्रुवांश भी, क्योंकि उसे अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। विनी उसके बाद दर्श के गले लगती है और आखिर में शांत खड़े अव्यान की ओर जाती और झटके से उसके गले लग जाती है। काफ़ी देर तक अव्यान के हाथ नीचे ही रहते हैं। फिर वह धीरे से विनी के पीठ पर हाथ रखे धीरे से सहलाता है, जिसे देखकर सब इमोशन हो जाते हैं, क्योंकि अव्यान इतनी जल्दी इन सब चीज़ों को नहीं करता। वहीं सितारा जब अव्यान को ऐसा देखती है तो नितारा के कान में धीरे से कहती है, हाय दीदी, ये कितना मुंडा सोना है, मैं तो पागल हो जाऊंगी इसके प्यार में। सितारा की बात पर नितारा मुस्कुराते हुए इसके सर पर टपली मारते हुए चली जाती है। और इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।